Hello everyone, welcome to CBSE Adda 2.0. In previous class, we have discussed on the refraction of the light phenomena in part 1. Actually, we have learned that what is the refraction of the light and how can define it basically by using the diagrams we have seen. But today we are going to discuss on the part 2 of the refraction of the light phenomena. Actually, in this section we'll learn about the cause of the refraction of the light and how can define the refractive index mostly, and what will be the effect of the wavelength on the speed of light, and what is the effect of the medium. Okay, so by the way, my name is Vijay and let's start our class. सो इन प्रीवियस टॉपिक आपने ये देखा था, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिफ्रैक्शन वगैरह पर। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे बेसिक बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टॉपिक से जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपने देखा था प्रीवियस क्लास में इसका एक ब्यूटीफुल सा आपने नाम दिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए आपने दिया था जिसको हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया था। समटाइम्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, नो वरी, आप इसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हो बट आप एन बेटर रहेगा, ठीक है। सो हाउ कैन डिफाइन इट। एक्चुअली अगर हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, किसी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, जो मीडियम के नेचर को, यानी कि सिंपल अगर बात करें, नेचर ऑफ मटीरियल्स ऑफ मीडियम, यानी किसी भी मीडियम के मटेरियल जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके नेचर को मीडियम, उसके नेचर को, या फिर सिंपल बात करें तो कलर ऑफ, ठीक है, कलर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये कलर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, कलर, और यू कैन से वेवलेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम, इन सब चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब हम डिफाइंड करेंगे कि हाउ कैन डिफाइन इट। तो बेसिकली होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जरा हम इस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो सिंपल सी बात आती है। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी डिफाइंड एज, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, refractive index of the medium is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of लाइट इन मीडियम, ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो फाइनली वी कैन राइट हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्या बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन, कहाँ पर बेटा, लाइट, सपोज कर लो, अभी मैं डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सपोज करो लाइट वैक्यूम से कहाँ पर आ रही है, किसी मीडियम में एंटर कर रही है, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, कोई भी आपका जो मीडियम प्रेजेंट हो उस मीडियम में जो लाइट एंटर करे उसकी स्पीड क्या। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर हम मान लेते हैं c है और मीडियम में v है, सो फाइनली हम लिख सकते हैं फार्मूला n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। n इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बेटा, c बाई v, वेयर c क्या है बेटा, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक्चुअली जब हम इसके यूनिट की बात करें तो ये हमें पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो, दोनों की यूनिट सेम होती है, दैट्स वाई इसकी कम्प्लीटली कोई यूनिट नहीं होती है। तो यू कैन राइट हियर यूनिट लेस।
तो ये एक नंबर होता है जो किसी भी मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मीडियम के नेचर को या उसके कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। ठीक है बेटा, तो आपने ये फार्मूला देखा था। एक और चीज़ अगर हम समझना चाहें तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर आप देखिए, जैसे अगर हम लोग, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर हम लोग एक इंटरफेस ले लें, अगर सपोज कर लो मैंने यहाँ एक इंटरफेस ले लिया, क्या ले लिया बेटा, एक इंटरफेस ले लिया, और यहाँ मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और मैंने एक रैंडमली एक लाइट रे ले लिया, और इस लाइट रे का नाम मैंने ए ओ कंसिडर कर लिया। ठीक है बेटा, और एज्यूम करो कि यहाँ एक एंगल का फॉर्मेशन और आई, और जब लाइट सेकेंड मीडियम में जा रही है तो ये बेंड कर जा रही है और एक एंगल का फॉर्मेशन कर रही है, एंड दिस एंगल इज आर। ओके, सो ये एज्यूम कर लो कि अगर हमारी लाइट, अगर सपोज कर लो कहाँ से आ रही है बेटा, वैक्यूम से। कहाँ से आ रही है, वैक्यूम से। किसी भी मीडियम में, मीडियम आपका एयर हो सकता है या कोई भी अदर मीडियम हो सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर मान लेते हैं वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा n1 हो वैक्यूम का, और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n2 हो जाए, सो आपको यहाँ कल प्रीवियस क्लास में आपको लिखने का तरीका मैंने एक्सप्लेन किया था, हाउ टू राइट इट। तो अगर ये फर्स्ट मीडियम है और आपका सेकेंड मीडियम है, तो लाइट आपको दिख रहा है बेटा फर्स्ट टू सेकेंड जा रहा है, तो इट कैन बी रिटन एज 1 and 2। ओके, सो 1 and 2 कैन बी रिटन एज आल्सो, आपने लिखा था बेटा साइन आई अपान साइन आर हम लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और बात, 1 and 2 का मतलब क्या हुआ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम, यानी सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम का। तो इट कैन बी n2 बाई n1, यानी कि 1 and 2 को हम लिख सकते हैं n2 ओवर n1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक फार्मूला निकल गया। ठीक है, तो आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जब भी हम किसी भी इंटरफेस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएं, तो वहाँ जो रिफ्रैक्टिव जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है ना बेटा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिख सकते हैं 1 and 2, अगर 1 to सेकेंड मीडियम में जा रहा है तो इट कैन बी रिटन एज n2 बाई n1। और अगर हम मान लेते इसका रिवर्स कर दे, अगर हमारी लाइट, ठीक है बेटा, अगर हमारी यही लाइट कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती, मान लेते हैं कि ये इस तरीके से फॉल करती पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, वो ऐसे चली जाती और यहाँ एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। एज्यूम कर लो कि यहाँ एंगल आई बन गया और दिस एंगल इज आर, तो ये मीडियम 2 हो गया और ये मीडियम 1 हो गया। तो यहाँ हम कैसे लिखते हैं बेटा, 2n1 राइट करते हैं, एंड रीड कैसे करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। यहाँ रीड कैसे करेंगे, इसको हम राइट करेंगे 1 and 2 लिखे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो यहाँ पर जो हमारा रूल आएगा बेटा, हम लिखेंगे 2n1 इक्वल टू लिखेंगे n1 अपान n2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा। ये दोनों को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। ठीक है ना, तो अब हम थोड़ा आगे चलते, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ये बेसिक चीज़ें हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो अभी आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन आपने देखी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है बेटा, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। तो n इज इक्वल्स टू आपके पास फार्मूला आ गया c/v। चलिए अब थोड़ा सा आगे समझते हैं और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी काज को समझने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। अब सपोज करो मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक कलर ले लिया, ये जैसे आपका इंटरफेस हो गया, ये आपका इंटरफेस PQ मैंने नामिनेट कर दिया। आपको पता है ना, इंटरफेस का मतलब होता है बेटा जो दो मीडियम को क्या करें, सेपरेट करें। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पर आप क्या किया कि एक कोई लाइट रे ले लिया, जैसे ये लाइट रे इस तरीके से आ रही है और ये ऐसे चली गई। ठीक है बेटा, तो अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है आई और यहाँ एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है आर। तो ये मीडियम 1 मान लेते हैं, मीडियम 2 मान लेते हैं। सपोज कर लो जो मीडियम 1 इज़ वैक्यूम, मीडियम 1 इज़ वैक्यूम। जरा रिलेट करना, क्योंकि दो डायग्राम से हम कंपेयर करके फार्मूला निकालेंगे। और जो आपका मीडियम 2 है, मीडियम 2 को हमने केवल मीडियम नाम दे दिया। ठीक है, कोई मीडियम है और वो मीडियम कोई भी हो सकता है, आपका एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है बेटा, अब जरा देखना, अगर हम मान लें कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c है। ठीक है, और सॉरी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c है, और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बेटा, v1 है। तो इट कैन बी रिटन एज, अगर हम लिखना चाहें तो वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो अगर हम इस पूरे फार्मूले को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n1 मान लिया, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया, इसका 1 मान लिया, 1 होता है ये वैक्यूम का। तो n1 इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा, c/v1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई
आप जरा अगर इसको एक्सप्लेन करें तो n2/n1 बताया ना, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो प्रीवियस में आपने लिखा है ना, देखो यहाँ पर लिखा है ना, 1 n2 को लिखा ना, देखो लाइट सेकेंड मीडियम एंटर कर रही है, तो मैंने लिखा ना सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ अगर हम लोग करें तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा n1 है, अपान 1 कर लेंगे, तो n1 अपान 1 का मतलब कितना होगा बेटा, n ही होगा। तो हमने क्या किया बेटा कि अब यहाँ पर मैंने इन दोनों को इस तरीके से n1 इक्वल टू लिख दिया। एक और डायग्राम ले लेते हैं, जरा हम इनको समझते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ क्या कर लिया, यहाँ मैंने इंटरफेस ले लिया। अब मैंने सपोज कर लो कि लाइट हमारी फिर से वैक्यूम में जा रही है। ठीक है, वैक्यूम में से किसी दूसरे अनदर मीडियम में आ रही है, और कोई अनदर मीडियम है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा मीडियम है, बट सेम टाइप का कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये लाइट कुछ इस तरीके से ऐसे आ रही है। ठीक है ना, ये हो गया आई हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, ये मीडियम वन, यहाँ पर मीडियम वन मान लेते हैं, वैक्यूम हो गया आपका, ये सेकेंड मीडियम है। ठीक है, तो अब जरा सोचना, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n2 मान लिया। तो अब जानते हो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, c होगी, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी मान ली, v2। तो फिर से होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिव n2/n1 लिखते हैं, तो n2 यहाँ हो जाएगा, अपान 1 कर लेंगे, तो उसको रहने देता हूँ। ठीक है, तो लिख सकते हैं n2/n1 की इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/v2 हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, आपने एक फार्मूला लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बोर्ड के लिए। ठीक है, आपने एक फार्मूला लिखा हुआ है कि n2/n1, 1n2 इक्वल टू लिखा है n2/n1। अब अगर आपकी लाइट वैक्यूम में नहीं आ रही है, बल्कि इस वाले मीडियम 1 से, यानी यहाँ जो मीडियम 1 लिया है, इससे सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही है। ठीक है ना, मीडियम 1 से किस में एंटर करी है, सेकेंड मीडियम में एंटर करी, तो क्या होगा, तो मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पर बना दे रहा हूँ। अब मैंने वैक्यूम को हटा दिया, अब ये फर्स्ट इस वाले का सेकेंड मीडियम और इस वाले का सेकेंड मीडियम, यानी इसमें से अब लाइट इसमें आ रही है। तो देखो यहाँ पर मीडियम 1 मान लिया मैंने, और ये लाइट कुछ इस तरीके से जूम कर लो, ऐसे आ रही है, तो यहाँ आई हो गया और ये आर हो गया। और इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी मानी है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट v1 है और इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v2 है। ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका कौन सा है, मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कितना है, n1 दिख रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो जानते हो लाइट 1 to सेकेंड मीडियम जा रही है ना, तो जब लाइट 1 to सेकेंड मीडियम जाती है बेटा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इट कैन बी रिटन एज 1n2। और 1n2 को क्या लिखते हैं बेटा, मैंने अभी बताया n2 बाई क्या लिख सकते हैं, n1। सो अब अगर हम वैल्यू पुट कर दें, n2 की वैल्यू देखो कहीं निकाले हो, c अपान कितना निकाले हो, v2, तो लिख देंगे c अपान v2 ओवर n1 की वैल्यू कितना है बेटा, देखो c बाई कितना निकाले हो, v1, तो क्या रख देंगे, c अपान क्या रख देंगे, v1। तो c फॉर c क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। जब c फॉर c कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचे क्या, 1n2 इक्वल टू बचेगा कितना, v1 ऊपर चला जाएगा, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो v1 अपन कितना मिला, v2। और सबसे ज़रूरी चीज़, अब देखो, अब यहाँ से मैं इस रिलेशन को मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेस नहीं है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। दरअसल हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बस एक ही तरीके से समझते हैं। हम जो बुक्स में स्टडी करते हैं जब, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द मीडियम। बस इसके बाद हमें कोई फार्मूला या बाकी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। लेकिन ये बात सही है, लेकिन हम उसका यूज़ करके हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और चीज़ों को समझते हैं। तो v1/v2 इसका मतलब देखो, यहाँ पर अब जरा पीछे देखो, पीछे आपने लिखा है 1n2। ठीक है, 1n2, और इससे पहले आपने एक टॉपिक लिखा था 1n इक्वल टू c/v होता है। ठीक है, और इसको 1, इसका मतलब होता है 1n2 होता है। ठीक है, फर्स्ट टू सेकेंड अगर लाइट जा रही है तो इसका मतलब होता है कि 1n2 लिखें या केवल n लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने अब जहाँ 1n2 आया, मैंने उसको n लिख दिया, तो इसका मतलब n इक्वल टू मिला क्या, v1 अपन क्या मिल गया बेटा, v2 मिल गया। v1 अपन कितना मिला, v2 मिल गया। इसका मतलब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक नई डेफिनेशन आ जाती है, अगर हम वैक्यूम को कंसीडर ना करें। सपोज को लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। ठीक है, दो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो जो आता है, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है क्या, सभी मीडियम का, आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास मीडियम होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल, देखो ऑप्टिकल रेयर मीडियम होता है, ठीक है, रेयर, और दूसरा होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। सॉरी, ऑप्टिकल क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल
ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। तो क्या सभी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो सकता है? जी नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब हम डेंसिटी ऑप्टिकल यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो अलग अलग पदार्थों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, अलग अलग मटेरियल का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें डायमंड की, ठीक है, डायमंड की अगर हम लोग बात कर लें तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है बेटा 2.42, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम वहीं ग्लास की बात कर लें तो अलग अलग ग्लास में भी अलग अलग होता है, क्योंकि ग्लास के भी कई टाइप होते हैं। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा? 1.5 होता है, ठीक है। अगर एक क्राउन ग्लास होता तो 1.51 हो जाता। अगर हम यहीं वाटर की बात कर लें तो हमारे वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना हो जाएगा आपका? 1.3 हो जाएगा, ठीक है। 1.3 होता है, कंसिडरेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है ना। और अगर हम आइस ले लेते हैं तो आइस कितने डिग्री पर बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम आइस को लेंगे तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1.31 हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे ही अगर हम एयर की बात कर लें, मोस्टली हम देखते हैं एयर स्लैश वैक्यूम बात कर लें तो एयर या वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अप्रॉक्सीमेटली बेटा कितना माना जाता है? 1.000 समथिंग होता है, बट दैट कैन बी रिटन एज अप्रॉक्सीमेटली 1। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी लाइट एयर से वैक्यूम में एयर टू अंदर मीडियम में जा रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा, ठीक है ना। और एक और बात, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा अप्रॉक्सीमेटली कितना माना जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 1 ही माना जाता है, ठीक है। ठीक है ना। ऑक्सीजन का भी अप्रॉक्सीमेटली 1 ही माना जाता है, एयर का भी, क्योंकि एयर कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, दैट्स वाई इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फिलहाल के लिए कंसिडरेशन लेंगे 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप हमेशा कहोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और अगर लाइट वैक्यूम से मीडियम में आ रही है तो फर्स्ट मीडियम आपका वैक्यूम हो जाएगा, सेकंड मीडियम जो भी आप लेना चाह रहे हो, जैसे वाटर वैक्यूम टू ग्लास हो गया, वैक्यूम टू एयर हो गया, वैक्यूम टू वाटर हो गया, वैक्यूम टू डायमंड हो गया, वैक्यूम टू एनी अदर मीडियम प्रेजेंट जो है ग्लिसरीन हो गया, ठीक है ना, अल्कोहल हो गया, कुछ भी आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो अब देखते हैं एक बात और हमारे दिमाग में आता है, हम लोग बार बार बात करते हैं कि जो मीडियम हमारा होता है ऑप्टिकल डेंसिटी की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। तो एक बात हमेशा आप दिमाग में हमेशा रखिएगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या मतलब होता है। तो जब मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं तो समझ लीजिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं या आप किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात कर रहे हैं। और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, किसका बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, इन टू मीडियम यानी दो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होंगी उन सब के रेशियो को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। जनरली कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बट वो ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसको मान सकते हैं एंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास डेंसिटी दो प्रकार की होती है, एक डेंसिटी हमारी मास डेंसिटी होती है और एक डेंसिटी हमारी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। तो जब हम लाइट का कंसिडरेशन लेंगे, जब लाइट स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये वाली डेंसिटी को बिल्कुल नहीं लेना। हम हमेशा जब भी कहेंगे तो हमारा कौन सी डेंसिटी से मीनिंग होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी से मीनिंग हो सकता है। और ऑप्टिकल डेंसिटी के बिहार पर आपका मटीरियल दो टाइप का हो सकता है, या तो रेयर हो सकता है या तो आपका मटेरियल कैसा हो सकता है? डेंसर हो सकता है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। तो इसके लिए हमेशा मैंने बताया कि ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखेंगे। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन की वैल्यू क्या है? हाई है, किसी से कंपेयर कर रहे हैं और एन की वैल्यू में ज़्यादा मिल रही है तो इट विल बी डेंसर मीडियम। क्या हो जाएगा बेटा? डेंसर मीडियम। और अगर एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाए? लो हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। और एक ही मीडियम हमारा डेंसर भी हो सकता है और किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में वही मीडियम हमारा रेयर भी हो सकता है। जैसे जब हमारी लाइट रे एयर टू अगर वाटर जा रही है तो यहाँ एयर आपका रेयर मीडियम हो जाएगा, एयर आपका रेयर हो जाएगा, जबकि वाटर क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने भी बताई थी 1.3 होती है और इसकी डेंसिटी मैंने बताई थी 1, तो भाई 1.3 ज़्यादा है ना, इसलिए डेंसर हो गया क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतनी उसकी जितनी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ऑप्टिकल डेंसर उसको कहेंगे। और दूसरा आता है, सपोज कर लीजिए यही लाइट अगर हमारी
वाटर से किधर जा रही है बेटा, अगर वाटर से हमारी लाइट एंटर करिए ग्लास में, तो अब जरा देखो कि केस नंबर 1 में हमारी जो लाइट है, केस नंबर 1 आप देख पा रहे हो कि केस नंबर 1 में जो लाइट यानी वाटर है वो हमारा डेंसर है, जबकि केस नंबर 2 में क्या हो जाएगा, जब वो ग्लास से कंपेयर करेंगे तो हम ये फाउंड करते हैं कि ग्लास के कंपेयर में वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम होता है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से क्या होता है कि वाटर जो होता है ग्लास के कंपेयर में रेयर हो जाएगा और ग्लास आपका क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहीं ग्लास से लाइट अगर हमारी डायमंड में अगर एंटर कर ले, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ग्लास किसकी तरह बिहेव करेगा, जस्ट बिहेव एज अ रेयर, और डायमंड क्या बन जाएगा बेटा, डेंसर। तो कोई मीडियम डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयर है, और डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसका वो ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, और वो मीडियम उतना ही डेंसर होगा। और अगर किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब ऑप्टिकल रेयर मीडियम हो जाएगा, ठीक है, या ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, तो उसको हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम कह देंगे। तो मीडियम के बिहाफ पर आपने देख लिया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन लेते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो देखते हैं। तो अभी आपने यहाँ से देखा था, अगर आप थोड़ा सा एजम्पशन कर लें, क्लास 9th में आपने इन अर्ली प्रीवियस क्लासेस आपने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस क्लास आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि सिंपल सी अगर हम लोग बात करें तो आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो स्पीड होती है, ठीक है बेटा, एक फार्मूला आपने एक साउंड में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई क्या होता है बेटा, वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ होता है, यानी कि v इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एफ लैम्डा, ठीक है। और आपको याद होगा कि मैंने पार्ट 1 के सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या होता है यदि कोई एक पर्टिकुलर रेड कलर की लाइट या कोई भी कलर की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट 1 टू अनदर मीडियम में जाती है, क्या उस लाइट का कलर चेंज हो जाएगा या कलर सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका जवाब आता है बड़ा सिंपल सा बेटा, कि जब भी कोई लाइट, ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड में तो नहीं पूछा गया बट कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में क्लास 10th लेवल पर पूछा गया है कि जब भी कोई लाइट रे, ठीक है, 1 to सेकेंड मीडियम में जब जाती है, ट्रैवल कर रही होती है, तो उसकी, मैंने बोला ना कि रिफ्रैक्शन का काज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, स्पीड चेंज हो जाती है, भी की वैल्यू चेंज हो जाती है। और भी क्यों चेंज होता है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि भी क्यों चेंज होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम तो दूसरे मीडियम जाती है, तो कभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। अगर लाइट 1 टू अंदर मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, वो बदलने वाली नहीं होती है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो लाइट का कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लाइट का कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जबकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, इसलिए कलर चेंज नहीं होगा। अगर रेड कलर की लाइट डालेंगे, अगर ये रेड कलर की लाइट है तो यहाँ भी हमें कैसी कलर दिखेगा, रेड कलर होगा। अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये येलो कलर की लाइट है, तो हमें यहाँ पर कौन सा कलर दिखेगा, यहाँ जो होगा वो कलर वो येलो ही दिखेगा, वो रेड दिखने वाला नहीं है। यानी कलर तभी बदलेगा जब कौन बदले, फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा कि जब भी लाइट 1 टू अंदर मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। बेटा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई तो भी प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, वेवलेंथ के हो जाएगा। इसका मतलब अगर वेवलेंथ बदल रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब जरा देखते हैं कि वेवलेंथ कैसे बदलेगा, देखते हैं। तो अभी आपने एक रिलेशन बेटा यहाँ लिखा था, मैंने साइड में लिख दें, मैंने आपको, आपने एक रिलेशन प्रीवियस में देखा था, लिखा था क्या, N2/N1 इज इक्वल्स टू V1 अपान V2, आपने डिराइव किया था ना। अरे याद हो गया, इतना जल्दी कैसे भूल जाते हैं आप लोग, जरा देखिए आप, थोड़ा और प्रीव्यू में आ जाइए, प्रीव्यू में आप आते हैं, देखिए आपने लिखा है ना N इज इक्वल्स टू, और N को क्या लिख सकते हैं भाई, N2/N1, एन का मतलब क्या हुआ, एन टू अपान क्या लिख सकते हैं, N1। तो N2/N1 को ऐसे लिख दें, चाहे एन ऐसे 1N2 लिख दें, तो N2/N1 इक्वल टू कितना लिखा, V1/V2। मैंने बोला भी ना, दो रेशियो है, रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम का। तो चलिए देखते हैं, तो मैंने लिख दिया N2/N1 इक्वल टू V1/V2 लिखते हैं। तो बेटा अब एक चीज़ देखो, N2 क्या है, सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, N1 क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो अगर सपोज कर लो आपके पास, जरा इधर देखो, सपोज कर लो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक लाइट रे को ले लिया और ये फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम में जा रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा ध्यान से देखना तो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही हैं। देखो किताबों को जब स्टडी करोगे ना तो ये सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी,
ठीक है। सो बुक्स को स्टडी करिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और समझिए चीज़ों को, जो नहीं आ रहा उसको पूछते रहिए, ठीक है। सो अगर सपोज करो तो सब मानो कि फर्स्ट मीडियम है और सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है, सेकेंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया बेटा, v2 हो गया। तो एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट मीडियम में जो वेवलेंथ हो गया वो हमारा λ1 हो गया, सेकेंड मीडियम में वेवलेंथ कितना हो गया, λ2 हो गया, ठीक है। तो चलो एक चीज़ देखो, अभी आपने देखा था कि जो, ठीक है, जो वेवलेंथ होता है यानी कि जो जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। इसका मीनिंग हुआ कि v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ1 हो जाएगा, एंड अगर हम लोग लिखना चाहें तो v2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, λ2 के हो जाएगा। अब जरा देखो, तो लिख सकते हैं v1 अपान v2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, λ1 अपान कितना लिख सकते हैं, λ2 लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक बात नहीं समझ आ रही है, λ1 λ2 क्या है। एक्चुअली बेटा दीज आर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड द सेकेंड मीडियम, ठीक है ना। तो जरा देखो, तो आपने यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ एक रिलेशन लिखा हुआ है कि n2/n1 को v1/v2 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ फाइनली लिख दिया। सो लिख सकते हैं 10 n2 अपान n1 इज इक्वल्स टू लिखेंगे v1 अपान v2 इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, λ1 अपान λ2। तो चलो यहाँ से रिलेशन निकालते, इस पूरे को n मान लें, तो n मान लें और इस पूरे को अगर हम देखें तो देखो रिवर्स होता है। तो ये 1n2 इज इक्वल्स टू कितना लिखा जा सकता है, अगर देखो इस पूरे को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपान लैम्डा, अगर लिखना चाहे प्रोपोर्शनलिटी अगर सिंबल में यहाँ यूज़ कर लूँ तो बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा। मैं एक्चुअली पूरे को हटा दे रहा हूँ। तो देखो इसका क्या मतलब, इस पूरे का मतलब हुआ कि ये सबकी वैल्यू सेम होती है, n2/n1 का v1/v2 और λ1 अपान λ2। इसका मतलब लिख सकते हैं, और वी के राइट हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि जो n की वैल्यू होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के, ठीक है ना, वेवलेंथ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब आप मैं आपको जब डिस्पर्सन पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब कॉज ऑफ डिस्पर्सन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, मिलेंगी। तो जरा ये रिलेशन ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेवलेंथ के क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर मान लो कि इफ़ किसी मीडियम का वेवलेंथ ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर यूँ कर लें कि अगर मान लेते हैं कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि उसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिख दिया n की वैल्यू को हाई कर दिया यानी बढ़ रहा है, तो दिस इम्प्लॉयज दैट जो वेवलेंथ होगा वो डिक्रीज करे, भाई इन्वर्सली रिलेशन है ना, बढ़ेगा तो घटेगा। और बेटा जानते हो यहाँ पर आपने लिखा था, मैं यहाँ पर आपको दिखाया था लिखकर कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब जब लैम्डा बढ़ेगा यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और अगर वेवलेंथ को डिक्रीज कराएंगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो जस्ट सिंपल देखो, यहाँ वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। और बेटा जब किसी भी लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो लाइट हमेशा बेंड करती है टुवर्ड नॉर्मल। रिजल्ट क्या मिलेगा, लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। सीधे लिखेंगे रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी वो लाइट आपका नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। कब, जब स्पीड आपकी कम होती है, ठीक है ना। एक बात और, अब चलिए यहाँ से देखते हैं, यानी केस 1 हो गया। और केस 2 की बात कर लें, अगर मान लेते कोई ऐसा मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है, क्योंकि मीडियम आपका ऑप्टिकली हाई डेंसिटी वाला हो सकता है, ऑप्टिकली लो डेंसिटी वाला। तो मैंने बोला ना ऑप्टिकली लो डेंसिटी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और ऑप्टिकली हाई डेंसिटी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो n की वैल्यू मैंने कम कर दिया, तो रिजल्ट क्या मिला बेटा, रिजल्ट मिला दिस इम्प्लॉयज दैट कि जैसे ही n की वैल्यू कम होगी, देखो इन्वर्सली रिलेशन है ना, तुरंत लैम्डा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही लैम्डा बढ़ा इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बेटा जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब अब वो लाइट बेंड नहीं करने वाली है, तो लाइट रे क्या होगी, रे गो अवे, गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब लाइट रे नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। जैसे अभी देखो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है लाइट क्या कर रही है, बेंड हो रही है। तो लाइट बेंड हो रही है, क्यों बेंड हो रही है भाई, क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, क्यों वेवलेंथ, क्योंकि स्पीड हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब v2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो v2 इज लेस देन v1,
क्लियर है ना। जब V2 डिक्रीज होगा तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगा, और वेवलेंथ डिक्रीज होने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। इसका मतलब होता है कि लाइट जिस सेकेंड मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसिटी इसकी हाई है, जिसकी वजह से लाइट की जो वेवलेंथ घट जाती है, और वेवलेंथ घटने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और हेंस लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसका मतलब आपसे जब काज पूछा जाए तो मैं अगर फाइनली एक रीज़न लिखूं, अगर मैं यहाँ लिख दूं फाइनली, अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो देन रिप्लाई फर्स्ट द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे बेटा, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की स्पीड चेंज होने पर व्हेन इट इंटर्स इन मीडियम, इन डिफरेंट इन मीडियम, इन द मीडियम। ठीक है, मीडियम में लाइट की स्पीड बदल जाने की वजह से ही क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन होता है। कैसे स्पीड बदलती है, तो मैंने बताया स्पीड इसलिए बदलती है क्योंकि एवरी मीडियम हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डिफरेंट होगा तो वेवलेंथ हाई होगा, तो वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ घटेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी की डिक्रीज करे तो लाइट क्या हो जाएगी आपकी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, और इसी का सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा कि रिफ्रैक्ट, अगर मान लेते हैं सेकेंड मीडियम में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा तो ऑप्टिकल रेयर मीडियम हो जाए तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो लाइट रे क्या हो जाएगी, अवे जाएगी। ठीक है, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि मैंने बताया था कि जब भी कोई लाइट रे अवे हो रही है उसका मतलब होगा वो मीडियम आपका ऑप्टिकली कैसा होगा, रेयर, और जब लाइट बेंड हो रही है, जिसमें बेंड हो रही है वो ऑप्टिकली कैसा होगा, डेंसर होगा। ठीक है बेटा, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान देने वाली बात ये है कि रेयर मीडियम में जो भी एंगल फॉर्म होगा हमेशा लार्जर होगा। रेयर मीडियम में हमेशा एंगल कैसा बनता है, मैंने पार्ट 1 में आपको एक चीज़ एक्सप्लेन किया था कि रेयर मीडियम में लार्जर एंगल बनता है, और डेंसर मीडियम में आपका क्या बनता है, स्मॉलर एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, सो दिस इज द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। व्हाट इज द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, एक्चुअली चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, सो कैसे चेंज होती है आपने देखा, तो एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि आपने क्या क्या चीज़ों को देखा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये तो प्रीवियस था, ठीक है, आपने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ कलर को बताएगा, या फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, सो आपने देखा था इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, C/V होता है। ये 1 and 2 को तो लिखना मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है, इट इज़ अ रेशियो। ठीक है बेटा, देन आफ्टर आपने देखा था कि साइन आई बाई साइन आर के रूप में ये भी लिख सकते हैं, ऐसा इस तरीके की, अगर इस तरीके से लाइट आ रही है, देखो यहाँ पर वैक्यूम से आ रही है तो इसका मतलब लाइट बेंड हो रही है, तो इसका मतलब इसमें जो स्पीड होगी वो स्पीड आपकी डिक्रीज करेगी, इसमें स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ लाइट अवे जा रही है, अवे जाने का मतलब इसमें स्पीड ज़्यादा होगी लाइट की, तो रिफ्रैक्शन का काज ही होता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। फिर आपने कंपेयर करके एक फार्मूला निकाला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम, यानी 1 and 2 इक्वल टू V1/V2। फिर फाइनली इसका यूज़ करके आपने यहाँ पर अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हम लोगों ने डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 देख लिया, ग्लास का 1.5 होता है, वाटर का 1.3, आइस का 1.31 देख लिया, वैक्यूम का देख लिया 1 हो गया, एयर का 1 हो गया, CO2 का भी अप्रॉक्सीमेटली 1 हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने मास ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन किया, इतनी चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको क्वेश्चन में कुछ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आप हमेशा दिमाग में ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को काज ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी पूछेगा तो हमेशा आप रिप्लाई देंगे कि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो आज के इस क्लास में केवल इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।